बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद और मंडे आपको मुबारक हो। हम कहते हैं कि हर दिन जुम्मा मुबारक हो, तो मंडे भी मुबारक होना चाहिए। इतनी मुश्किल से वीकेंड के बाद कहते हैं ना मंडे ब्लूज हो जाते हैं और मंडे बड़े सैड होते हैं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, हैप्पी रहें, खुश रहें। मैं हूँ आपके साथ सीमा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ बुज़र मौज़। आप सबको गुड मॉर्निंग। सिमल आपको गुड मॉर्निंग। और जिस तरह से आपने कहा कि मंडे ब्लूज हैं और उम्मीद करते हैं ये हफ्ता आपके लिए खैरियत से गुजरे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज के स्पेसिफिकली दिन की, 8 मार्च का दिन पूरी दुनिया में ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से मनाया जाता है, आलमी दिन है ख़वातीन का। तो इस दिन हम यही कहेंगे कि ख़वातीन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रही हैं हमेशा से, और गुज़िश्ता 110 साल से ये जो मामला चल रहा है इसकी अहमियत हर गुजरते साल के साथ और ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, हर गुजरते साल के साथ और ज़्यादा बढ़ रही है। ख़वातीन की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है कि उनको बताया जा सके कि उनके राइट्स क्या हैं, लेकिन राइट्स से आउट ऑफ लाइन भी नहीं जाना और उन राइट्स में रहते हुए वो तमाम फैसिलिटीज़ इंजॉय करनी है जो हम ना सिर्फ हमारी सोसाइटी बल्कि हमारा मज़हब भी देता है। और ये वो इज़्ज़त है, वो हकूक़ है जो इस दीन इस्लाम ने ख़वातीन के हवाले से ना सिर्फ रोशनास कराए, और आज से 1400 साल पहले से लेकर अब तक किसी भी मजहब में इतने हकूक और इतनी ख़वातीन के हकूक की अलमबरदारी नहीं देखने में आई जितनी हमारा मजहब हमें देता है। तो इस पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियोज भी हैं, वो भी डिस्कस करने हैं आपसे। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हुई हैं ओवर द वीकेंड वो खासी अहमियत का हामिल हो चुकी हैं, क्योंकि इसके जो देर पा असरात हम आइंदा महीने और आइंदा होने वाले 3 से 4 महीने में सियासत जो हो रही है वो उसका महवर बन चुके हैं। बिल्कुल, अभी चलते हैं हम टॉप स्टोरीज की तरफ और देख लेते हैं कि आज जो है चूंकि कहा जा रहा है पीडीएम का इजलास भी और मुस्लिम लीग नून का इजलास भी हुआ, तो उस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का जो मुशावरती इजलास है उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे कि मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने धूस और जबरदस्ती से एतमाद का वोट लिया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ जो वाकया पेश आया उस पर उन्होंने कहा कि हम बरहम हैं और कहा आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम 10 थप्पड़ मारेंगे, आपको कीमत चुकाना होगी। और इसके बाद हमजा शहबाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात हुई कल लाहौर में। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात, पंजाब में इन हाउस तब्दीली समेत हुकूमत के खिलाफ दीगर ऑप्शन तबादला ख्याल किया गया। और बिलावल ने कहा कि इमरान खान का एतमाद का वोट लेना सिर्फ मजाक है, वो अकेले रेस में दौड़े और बोले कि मैं जीत गया। बिल्कुल, और ये कॉन्वर्सेशन तो ओवरऑल जो है वो चलती ही रही है। इसके साथ साथ कोरोना के वार भी जारी है जी। 22 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों में 1592 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए, जबकि उधर असद उमर ने कहा कि बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन 10 मार्च से शुरू कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हर शख्स की अब मसला बन चुका है, वो है कीमतें बढ़ रही हैं रोज़ाना की बेस पर। मुल्क भर में मुर्गी की कीमत की छुरी जो है वो गरीब की जेब पर चलने लगी है। एक दफ़ा फिर कराची में ब्रायलर गोश्त 480 रुपये किलो हो चुका है, जबकि इस्लामाबाद में 420 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। और फार्मी अंडे भी 158 रुपये दर्जन मिलने लगे हैं। और महंगाई की शरह की अगर बात करें तो वो भी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जो कि 14.95 है। बिल्कुल, और आई थिंक दिस इज़ द मैक्सिमम जो अभी तक गई है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन के समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना है। तो ये तो थी जी हमारी टॉप स्टोरीज, और इसी के साथ हम चलते हैं अपने प्रोग्राम के रनडाउन की तरफ। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे हैं, अब सैटरडे को बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पार्लियामान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। ऑपोजिशन इत्तेहाद ने इस वोटिंग में बायकॉट किया था एंड दे वर नॉट प्रेजेंट इन दैट असेंबली। टोटली बायकॉट किया गया। कौमी असम्बली के सेशन में उन्होंने शिरकत नहीं की, जबकि कौमी असम्बली के खुसूसी इजलास में जो कि स्पेशली इसीलिए बुलाया गया था, इमरान खान ने 178 वोट हासिल किए हैं और पार्लियामान का उन्होंने एतमाद हासिल किया, जिसमें उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और इसके अलावा इत्तेहादी शामिल हैं। और एक मरतबा फिर सेनेट इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अगर ये अच्छा इलेक्शन हुआ तो फिर बुरा क्या होता है। इमरान खान ने कहा कि सेनेट इलेक्शन से कबल बकरा मंडी की सी सूरत हाल थी जिस पर वो शर्म महसूस करते हैं, और सेनेट इलेक्शन में एक नशिस्त पर अपसेट के बाद इमरान खान ने यह खुद रजाकाराना तौर पर कहा था कि वो एतमाद का वोट हासिल करेंगे। इसके साथ साथ इसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन का लायहा अमल भी तय कर लें। हमने तो नहीं तय करना, उन्होंने तय करना है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं कि उनका लायहा अमल क्या था। मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ जी, अहम बैठक हुई, और आज तो पीडीएम का भी इजलास है जिसमें डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि अब सेनेट इलेक्शन खत्म हो गए, अब एक नया दौर जो है वो शुरू होगा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का। लेकिन उसके साथ साथ लॉन्ग मार्च जिसका इंडिया करीबन सितंबर नवंबर से दिया जा रहा था, सितंबर अक्टूबर से, कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। जब ये पीडीएम बनी 20 सितंबर को जो एपीसी हुई थी, उसके बाद अब उन्होंने ये
डिसाइड किया जी हम मार्च के एंड में ये लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे और आज तय होगा कि डेट क्या होगी और कहां से शुरू होगी। और डेट के हवाले से जो बात की जा रही है 26 मार्च, अब देखना यह है कि उसका आगाज़ कहाँ से होता है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि उसका आगाज़ जो है वो सिंध से किया जाए, कराची से किया जाए। तो फिर अगर 26 से इसका आगाज़ होगा तो फिर इस्लामाबाद तक जो पड़ाव है वो कब मुकम्मल होगा, ये भी चीज़ें देखने हैं। और इसके अलावा ये भी डिसाइड करना है कि कहाँ कहाँ पर मीटिंग पॉइंट्स हैं, कहाँ पर जलसे होने हैं, कहाँ पर कॉर्नर मीटिंग होगी, ये तमाम चीज़ें देखने वाली हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे अहम जो बात है वो पंजाब की सियासत भी इस वक्त देखी जा रही है। फिर इसके अलावा सेनेट के इलेक्शंस में जो चेयरमैन सेनेट अब मुंतखब होना है वो भी एक नेक्स्ट मरला है, उस पर भी देखा जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी मुतफ़िका उम्मीदवार हो चुके हैं PDM के, तमाम इशूज़। लेकिन इसके अलावा जो कि सैटरडे को हुआ बहुत इंपॉर्टेंट इशू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, उसके असरात क्या हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट आमिर खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर खाकवानी साहब। जी आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप सबसे पहले तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जिक्र कर लेते हैं। वजीर आजम 178 वोट लेकर एतमाद का वोट हासिल कर सकते, वजीर आजम ही हैं, लेकिन ऑपोजिशन कुछ जो है वो इससे खुश नहीं है। वो ये कहते हैं हमने वोटिंग का बाइकआउट कर दिया था, हम तो थे ही नहीं उस सेशन में, अकेले रेस में दौड़े और जीत गए। देखें, ये बात ठीक है कि अपोजिशन ने बाइकआउट किया, लेकिन जाहिर है उन्हें बाइकआउट करने का किसी ने उनको मशवरा तो नहीं दिया था, अपनी मर्जी से उन्होंने ऐसा किया। और आप देखें एतमाद का वोट उन्होंने अपने अराकीन असेंबली से लेना था। अपोजिशन अगर उस दिन इजलास में मौजूद होती भी तो क्या हो जाता है, फर्क तो कुछ नहीं पड़ना था ना। उन्होंने तो वोट नहीं डालना था, ना उन्होंने उसके खिलाफ वोट डालना था। अगर नो कॉन्फिडेंस मूव होती तब अपोजिशन की रेलिवेंसी या कुछ अहमियत थी। तो ये वोट तो उन्होंने अपने अराकीन असेंबली से लेना था, जो उन्होंने ले लिया। तो बहरहाल उन्होंने एक जो उनको डैमेज हुआ था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जीतने से, एक नफसियाती तौर पे एक बड़ा झटका लगा था, उसको उन्होंने काफी हद तक ओवरकम तो किया है इमरान खान ने। ये तो बहरहाल साबित किया है कि फॉर द टाइम बीइंग इनके पास इस वक्त मेजॉरिटी है 178 की, बल्कि 179 समझे, क्योंकि जो स्पीकर साहब थे उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। जी। और फैसल बाडा की सीट तो अभी आनी है, वो तो रिजल्ट जो भी निकले उसका, लेकिन स्पीकर साहब का वोट तो उनके साथ है ही। तो 179 अराकीन असेंबली की अक्सरियत उन्होंने अपनी साबित कर दी है अभी तक। आमिर खाकवानी साहब, आपने जिसने जिक्र किया कि 178 की अक्सरियत है और ऑब्वियसली 176 थे जब PM इमरान खान साहब 2018 में मुंतखब हुए थे, ये बताइएगा ये कहा जा रहा है अब कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की अहमियत क्या इतनी है, क्योंकि ये भी कहा गया कि तहरीक अदम एतमाद जो है अपोजिशन लेके आ सकती है, अपनी मर्जी से कब लानी है वो ये कह रहे हैं। तो वाकई जो 6 महीने का टाइम फ्रेम है कि 6 महीने से पहले नहीं हो सकता, अब ये बातें खत्म हो चुकी हैं। 6 महीने से पहले किसी वक्त भी अपोजिशन लेके आ सकती है PDM अगर लाना चाहे तहरीक अदम एतमाद। देखिए, कानूनी पोजीशन तो यही है कि तहरीक अदम एतमाद किसी भी वक्त आई जा सकती है। वो 6 महीने का जो टाइम होता है वो होता है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए तो एक तहरीक अदम एतमाद से अगली नो कॉन्फिडेंस मूव के दरमियान 6 महीने का टाइम इसलिए रखा जाता है कि अपोजिशन बार बार तहरीक अदम एतमाद डाल के यानी हुकूमत को परेशान ना करे। तो लेकिन अब एतमाद का वोट लेने के एक हफ्ते बाद भी तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ला सकती है, वो इजलास बुलवाएं और उसमें नो कॉन्फिडेंस मूव अपनी ले आए उसमें। तो बाकी ये बात ठीक है कि तहरीक अदम एतमाद तो कभी भी किसी भी वक्त लाई जा सकती है। इस लिहाज से तो कोई इमरान खान को ये नहीं है कि 6 महीने के लिए वो बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे। लेकिन देखें ना, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जीतने से जो एक उनके लिए नफ्सियाती एक नुकसान हुआ था, एक डैमेज हुआ था, वो कंट्रोल हो गया है। ये बहरहाल है। बिल्कुल सही। लेकिन ऑपोजिशन क्या करेगी? ऑपोजिशन तो अब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाने के मूड में नहीं है, वो तो लॉन्ग मार्च करने जा रही है और आज PDM का इजलास भी होना है। सो आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगा? क्योंकि एजेंडा तो उनका एक ही है कि वजीर आजम इस्तीफा दें। अब वजीर आजम तो दूसरी मरतबा एतमाद का वोट लेकर वजीर आजम है। देखें, बात यह है कि अपोजिशन की तो यही ख्वाहिश है ना कि इमरान खान साहब एक दिन भी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना गुजारे, बल्कि अपोजिशन में खास तौर पर बोलना फजल रहमान साहब और गालिबन नवाज शरीफ साहब तो ये चाहते होंगे कि नए इलेक्शन पे मामला जाए। वो तो पार्लियामेंट में नहीं चाहते कि एक दिन और रहे। सरदारी साहब अलबत्ता इसके हक में हैं। तो अपोजिशन का तो हर मुमकिन वो चालें चलेगी। और देखें, कुछ और भी होती है हमारे जैसे मुल्कों में, अपोजिशन की ये भी स्ट्रेटेजी होती है कि मुसलसल ऐसी मूव्स चलती रहे कि हुकूमत सुकून से ना बैठे और यकसुई से काम ना कर सके। वो एक पैनिक में रहे, टेंशन में रहे और सारी तवज्जो इस पर रहे कि किस तरह हमने अपोजिशन की मूव नाकाम बनानी है।
तो जब इस चक्कर में हुकूमत रहती है तो वो डिलीवर वैसे इमरान खान साहब हुकूमत वैसे ही डिलीवर नहीं कर पा रही, तो उसमें मजीद हालात पतले हो जाते हैं। तो लॉन्ग मार्च की तरफ ये जाते हैं या नहीं जाते, उसके इशारे जरूर देते रहेंगे, एक्टिविटीज होती रहेंगी और मुमकिन है चले भी जाएं, लेकिन पाकिस्तान में आज तक कभी कोई लॉन्ग मार्च उतना कामयाब हुआ तो नहीं है। आप जानती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर पाकिस्तान में कोई भी ऐसी मूव कामयाब नहीं हुई। और मौलाना फजल रहमान साहब 2019 में ऐसा करके देख चुके हैं और उनको खासी शर्मिंदगी के साथ वहां से उठना पड़ा था। उन्होंने तो धरना भी दिया था और 1 हफ्ते से ज्यादा दिनों को धरना दिया था, लेकिन नतीजा क्या निकला था? सही। आमिर हकवानी साहब, आपने कहा कि नतीजा तब तो कुछ खास नहीं निकला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीडीएम वाकई एक प्लेटफॉर्म पर है। तब तो थोड़ा सा डिवाइडेड नजर आई थी इश्यूज पर और टारगेट पर। अब अगर ऐसा होता है तो फिर उसके क्या असरात हो सकते हैं, या फिर उससे पहले कुछ आप देख रहे हैं बड़ी तब्दीली? क्योंकि बात की जा रही है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही पंजाब के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि शायद यहाँ पर सीएम के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक आ जाए। देखिए, पंजाब में शायद सीएम के हवाले से अदम एतमाद की मूव हो, ये शायद उससे पहले ही कोई तब्दीली आए, क्योंकि इसके इम्कानात हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जगह पे किसी और को लाया जाए। और गालिबन चौधरी परवेज इलाही साहब उसके लिए बन सकते हैं, चौधरी हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, क्योंकि पंजाब एक सबसे बड़ा जो असल मार्का पंजाब में लड़ा जाना है। तो हुकूमत को भी मेरे ख्याल है, हुकूमत के जो कह ले, मैं सेफ लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, जो हमदर्द हैं, जो इसके बही खां हैं, सरपरस्त हैं, वो यकीनन चाहते हैं पंजाब में कि ऐसी हुकूमत जो डिलीवर करे। देखिए, एक बात और भी ध्यान रखें, अगस्त या सितंबर में ज्यादा से ज्यादा लोकल बॉडीज इलेक्शन भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत उसमें दबाव डाला हुआ है और वो और जब अगर लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं पंजाब या केपी में अगर हो जाते हैं अगस्त सितंबर में, तो उस वक्त भी एक मौसर यहाँ पे हुकूमत होना जरूरी है ताकि कोई रिजल्ट अच्छे होने। तो अगर मौजूदा हालात में होंगे तो मेरा ख्याल है लैंडस्लाइड विक्ट्री तो नहीं, लैंडस्लाइड डिफीट हो जाएगी तहरीक इंसाफ बिल्कुल पंजाब में। लेकिन हकवानी साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं और जो हम खबरें सुन रहे हैं 2-3 दिन से, ये तो 2.5 साल से चल रहा है। हर 6 महीने के बाद ये खबर आती है कि शायद बड़ी तब्दीली होने जा रही है पंजाब में बड़ी, और मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के अपने ही लोग खबर जो है सर्कुलेट भी कराते हैं और उसके बाद वो तब्दीली नहीं होती है और वो वहीं पर इंटैक्ट भी रहते हैं। गवर्नेंस और हुकूमत की अहलियत कितनी मैटर करती है शख्सियात के साथ? क्या आपको लगता है कि अगर तब्दीली आ गई इस मर्तबा तो महंगाई कम हो जाएगी, आवाम को सुकून मिल सकेगा, कोई जीने का एक तरीका नजर आ सकेगा? अब तो हर चीज पहुंच से बाहर हो रही है, वो यूटिलिटी बिल्स हो, वो सब्जियां हों, वो फल हों। देखिए, पाकिस्तान में एक बड़ी बदकिस्मत हकीकत है कि जो चीज महंगी होती है वो कभी वापस सस्ती नहीं होती। यूटिलिटी बिल्स जो बढ़ते हैं, कोई भी हुकूमत आ जाए, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, इसी जगह पीडीएम आ जाए, पीडीएम की कोई 2 पार्टीज मिल के आपस में अलायंस बना के आ जाए, यूटिलिटी बिल्स में कमी बिल्कुल नहीं होगी। और महंगाई में भी कुछ इंडिकेटर्स जो कम होने वाले होते हैं, कुछ नहीं होते। मतलब जो मौजूदा सूरत लग रही है, जो हालात जिस तरह के हैं, ये मुमकिन है कि चिकन महंगा हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, अंडे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, या सब्जियों में थोड़ी बहुत कमी बेशी आ जाए, लेकिन मतलब आटा यानी गंदम के तो मजीद आपको पता है इमदादी कीमत स्पोर्ट प्राइस बढ़ गई है, तो आटा तो अगले साल मजीद महंगा होगा और चीजें मजीद महंगी होंगी। तो पाकिस्तान में ये बड़ी बदकिस्मती है कि आम आदमी, गरीब आदमी वो पिसता ही जाएगा। यानी गैस के जितने बड़े हैं वो सस्ते नहीं होंगे, दवाइयां जितनी में, अब मुझे पूरी हिस्ट्री देख ले, जब भी मेडिसिन में इजाफा हुआ है उस वक्त ये अपोजिशन ने हमेशा एहतजाज किया है, लेकिन जब वही अपोजिशन इक़्तिदार में आई है तो कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि वो रेट दवाइयों को दोबारा पीछे कर दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। और मुझे अफसोस है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो आवाम के मुकद्दर में पिसना ही है और तकलीफ से नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खौफनाक रियलिटी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आवाम के मुकद्दर में अभी पिसना लिखा नजर आता है आपको। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि हमने देखी कि इस इलेक्शन से एक तो मामला हैं कि लोगों को कुछ फ़ायदा हासिल होता है या नहीं होता, लेकिन जो मामला हमने देखा ओवरऑल इलेक्शन कमीशन और फिर जो हमारे अरकान असम्बली थे उनके ऊपर इल्ज़ाम, फिर इलेक्शन कमीशन ने 11 मार्च को तलब भी कर लिया है। आप बताइएगा, आवाम के मसाइल आपने कहा वो हल होते दिखाई नहीं देते, लेकिन जो इलेक्शन के मसाइल हैं वो क्या हल होते दिखाई देते हैं आपको आइंदा चंद महीनों में या सालों में? देखिए, सेनेट के इलेक्शन मेरी जाती राय के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की नाअहली तो साबित हुई है। देखिए ना, ये तो एक वाज़ेह सी बात है, वीडियोस भी चली हैं और चीजें, मेरा ख्याल है कि अब शायद ही किसी को शक हो कि इस इलेक्शन में चीजें तब्दील हुई हैं, तो लोगों ने अपने वोट तब्दील किए। अब वो क्या पैसे लिए, क्या लिए, अब हमारे यहाँ चूंकि हिस्ट्री है नहीं, तो जमीर शमीर हमारे यहाँ कोई ज्यादा इतनी मशहूर पॉपुलर चीज है नहीं कि जमीर पे नाम वोट, वो और जिनमें जमीर के नाम पे जो लोग करते हैं वो खुलम खुला करते हैं, वो अपनी सीटों की भी परवाह नहीं करते, अपने कैरियर की भी परवाह नहीं करते। ऐसे लोग होते हैं
इक्का दुक्का इनकलाबी कभी ऐसी मिसाल मिल जाती है। तो हमारे यहाँ जब वोट तब्दील किए जाते हैं वो जमीर की बुनियाद पर नहीं किए जाते। माजी में भी जितनी हॉर्स ट्रेडिंग होती रही, ये छांगा मांगा, ये 90s में हम सारी चीजें देखते रहे, ये फारो ब्लॉक्स बनते रहे, उसके बाद में उनको फवायद ही होते हैं। बल्कि आपको याद होगा सिर्फ चंद साल पहले ही शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की थी तो आवाम लीग का फारो ब्लॉक खाकवानी साहब, ये हॉर्स ट्रेडिंग की टर्म बड़ी खतरनाक है और ये तो हम कई सालों से बल्कि कई इलेक्शन से कहते चले आ रहे हैं, खास तौर पर सेनेट की दफा। लेकिन एक और नई रवायत जो सेट होती जा रही है वो बदतमीजी है, वो इखलाकियात से गिरना है। और जो हमने ये मनाजर देखे ये बड़े ही अफसोसनाक थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के ऊपर, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहां मौजूद रहे, धक्कम पेल हुई, थप्पड़ मारे गए, मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ बदतमीजी की गई, रिगार्डलेस कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से था। ये जो एक ट्रेंड सेट होता जा रहा है ये बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान की सियासत के लिए। जी ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, ये बहुत ही बुरा है, वो बहुत ही नाखुशगवार वाकया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पीटीआई की कारकुनों को थोड़ी सी अगर अक्लमंदी से काम लेते तो उस दिन वो दिन इमरान खान का दिन था, उन्होंने इत्तेमाद का वोट लिया था, सब मीडिया सब उस तरफ ही मुतवज्जह था। तो ऐसे में वो थोड़ा सा अगर तहम्मुल से काम लेते तो वो नाखुशगवार वाकया नहीं होता। बिल्कुल उसकी एक मैं समझता हूँ उसको गैर मशरूत मजम्मत करनी चाहिए और ये वाकई इसलिए रुकने चाहिए कि ये कल को इनकी साथ में इमरान खान भी आएंगे, अपोजिशन में उन्होंने भी आना है, पीटीआई के रहनुमाओं ने आना है, हर एक ने आना है। अगर इस तरह के लोग अगर जूता फेंक दें तो ये जूता तो जूता ही है, वो तो किसी को भी लग सकता है। उसको तो उसने दे नहीं देखना कि मैं इमरान खान के सर से टकरा रहा हूँ या एहसन इकबाल के या किसी और के, और वो किसी दीनी शख्सियत को भी लग सकता है। अल्लाह माफ करे, मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं, ये खत्म होने चाहिए ट्रेंड। और मेरा ख्याल है इमरान खान को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की और गलत किया। पीटीआई के लोगों को इसको स्ट्रांगली आप तो डायरेक्ट इमरान खान पे पहुंच गए खाकवानी साहब। यहाँ पर तो किसी तर्जुमान ने, किसी मशीर ने, किसी मिनिस्टर ने जो हर 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कुछ ऐसे इश्यूज पर, किसी की तरफ से कोई मुजम्मत नहीं आई, बल्कि वो इस चीज को डिफेंड करते रहे कि प्रोवोक किया गया जिसकी वजह से रिएक्शन आया। बहरहाल जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों में देखते हैं पाकिस्तान सियासत में और क्या क्या चीजें होती हैं और से ट्रेंड्स जो हैं वो तब्दील होते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल बजा है कि पर्सनलाइज चीजें नहीं होनी चाहिए, जातियात पर नहीं जाना चाहिए और ये वायलेंस जो है ये पॉलिटिक्स से दूर ही रहना चाहिए। वायलेंस तो दूर रहना चाहिए, इसके अलावा ये तरबियत भी बड़ी ज़रूरी है अपने अरकान की और इसके साथ साथ जो अपने सपोर्टर्स हैं उनकी। और ये जब तक पार्टी की जो क़यादत है वो नहीं तलकीन करेगी तब तक ये मामला ठीक नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी हो, उसको बताया जाए कि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या नून लीग है किसी भी बड़ी पार्टी से कोई ताल्लुक, छोटी बड़ी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, तभी ये मामला आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। बिल्कुल, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको एक खबर देते हैं वफाकी हुकूमत ने क्या किया है। जी, वफाकी हुकूमत ने किया मोबाइल फोन से मुतालिक एक नई पॉलिसी से फायदा उठाते हुए 3 नई कंपनियों ने मुल्क भर में स्मार्टफोन्स बनाने की फैक्ट्रियां कायम करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक अब ये 3 नई कंपनियां स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी। जी, और ये बड़ी अच्छी खबर है जी। इनमें से एक चीनी कंपनी है जो कि फैसलाबाद, लाहौर और कराची में मोबाइल फोन बनाने का प्लांट कायम करना चाहती है, जिससे रोजगार के मौके भी इंशाल्लाह पैदा होंगे और मोबाइल टेक्नोलॉजी को भी फरोग मिलेगा। जबकि इस हवाले से पीटीए का मजीद ये भी कहना है कि साल 2019 में पीटीए के डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और ब्लॉकिंग सिस्टम यानी कि DIRBS के निफाज के बाद मोबाइल डिवाइस की कानूनी तौर पर दरामद में नुमाया इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान में मोबाइल डिवाइस की मकामी सतह पर तैयारी के 33 से ज्यादा प्लांट्स भी कायम हो चुके हैं। और ये प्लांट्स लगने से एक फायदा तो ये होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन दूसरा फायदा ये होगा कि मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जब अपने ही कंट्री में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तो मोबाइल फोन सस्ते हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ DIRBS की कामयाबी से निफाज के बाद मकामी सतह पर मोबाइल फोन की तैयारी के शोबे बिलखसूस स्मार्टफोन की तैयारी में खातर ख्वाह तरक्की देखने में भी आएगी। और इसके साथ साथ 2020 में अगर बात करें तो तादाद बढ़कर 21 लाख हो गई है स्मार्टफोन्स की जो मुल्क में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और 2021 के दूसरे माह के इख्तिताम तक 12,10,000 स्मार्टफोन्स पाकिस्तान में अब तक तैयार हो चुके हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर खर्च करके महंगे स्मार्टफोन दरामद करता था, लेकिन अब चूंकि मुल्क के अंदर ही बन रहे हैं तो वो जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो गई है, लोग ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे और अफोर्डेबल भी होंगे। जी, तो इंपोर्ट में जब से कहा गया कि इंपोर्ट पॉलिसी में सख्ती लाई जाए तब से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से कि लोकल सतह पर अगर आप मोबाइल फोन बनाएंगे तो उससे आगे ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में इस वक्त 16 करोड़ 50 लाख मोबाइल कनेक्शंस हैं और पिछले एक साल में तकरीबन 6.2% इनमें इजाफा भी हुआ है। और गुज़िश्ता जनवरी से रवां बरस जनवरी तक इस साल में मतलब एक साल में 96 लाख नए हासिल किए गए और इस वक्त पाकिस्तान में
75% आबादी के पास मोबाइल फोन है, तो इसमें तो कोई शक भी नहीं, क्योंकि हर शख्स के पास, जब तक छोटे छोटे बच्चों के अलावा सभी के पास है। पॉपुलेशन हैव देयर मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन्स, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। और मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, दैट्स आल्सो मोड ऑफ एजुकेशन एज वेल। आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसकी डिटेल में हम कभी इसमें और कोई बात शक नहीं, करेंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि ये चीज़ें देखनी चाहिए। खैर जी, एक ब्रेक लेनी है और फिर ब्रेक के बाद कुछ इंटरेस्टिंग खबरें हमारे पास और भी हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग खबरें ये हैं जी कि पीपल्स पार्टी और हमजा और नून लीग की मुलाकात जो हुई है, बिलावल और हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है। पंजाब में बड़ी तब्दीली के इम्कानात भी हैं। फिर पीडीएम का आज इजलास भी होना है। पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले करेगी, इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ओवर द वीकेंड हमने देखा कि बहुत सी अहम मीटिंग हुई असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। इसके अलावा एक जो अहम मीटिंग थी वो कल होने वाली बिलावल भुट्टो और हमजा शहबाज की मीटिंग थी लाहौर में, जिसके इम्पैक्ट्स खासे पड़ने वाले हैं पाकिस्तान की सियासत में। बिल्कुल बड़े इम्पैक्ट्स पड़ने वाले हैं जी। वो चेयरमैन सेनेट की बात हो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बात हो, पंजाब में इन हाउस तब्दीली हो या फिर लॉन्ग मार्च का एजेंडा हो। पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिदा रहमानी ने, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा। सो कहिएगा, ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स और बैठक्स तो हो रही हैं और आज पीडीएम का सेशन भी है। सो क्या डिसाइड किया जाएगा? लॉन्ग मार्च 26 मार्च को ही होगा? बहुत शुक्रिया। देखेंगे आपको जैसे कि पहले मीटिंग था कि इससे पहले मीटिंग हुई जिसमें कहा गया था कि मार्च होगा और 26 मार्च को एक डेट दे दी गई। उसके लिए अब लाहे अमल बनाया जा रहा है। आज पीडीएम की जमातों का तमाम पार्लिमानी लीडर जो है उसमें शिरकत करेंगे और लाहे अमल बनाएंगे कि हम किस तरह कराची से शुरू करेंगे और फिर किस तरह काफिले आकर दीगर शहरों से, दीगर सूबों से, दीगर इलाकों से उसमें जमा होंगे और ये काफिला बनता हुआ और इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो उसका तमाम तर रूट्स को प्लान किया जा रहा है, किस तरह उसमें तमाम जमातें, तमाम लोग शामिल होंगे। सही। शाहिदा रहमानी साहबा, एक बात इस वक्त जो की जा रही है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं कि जो 26 मार्च के बाद अगर आगाज़ होता है तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में क्या इसका इख्तिताम हो जाएगा? क्योंकि लॉन्ग मार्च की तो तारीख नहीं दी जाती, लेकिन जैसे ही 10 से 12 अप्रैल आनी है तो फिर रमज़ान की डेट है। तो सब यही पूछ रहे हैं, पीडीएम से लोगों के सवालात हैं कि यार 10 से 12 मतलब रमज़ान से पहले कुछ रिजल्ट नहीं लॉन्ग मार्च है या धरना है? हाँ देखेंगे आज तमाम जब जमातें बैठेंगी इनके लीडरांस तो वो आपस में तय करेंगे और ये डेट वगैरह तो मैं समझती हूँ कि ये तो सारा आज सारी चीजें जब तैयार होंगी कि उसमें कितने दिन बैठना है, कैसा होगा, ये तो हुकूमत के ऊपर मुनस्सिर है कि वो कितने दिन बैठाना चाहती है, कितने दिन अपना मेहमान रखना चाहती है। और हमारे मुतालबात को अगर जल्द मान लिया जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला जल्द खत्म हो जाएगा और हुकूमत अगर उसको डिले करेगी, हुकूमत अपनी हठधर्मी पे आएगी तो फिर आवाम का जो सैलाब है, आवाम का जो तूफान है और इतना बड़ा पीडीएम का जब इज्तिमा होगा और आवाम का जमे गफीर होगा तो फिर हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर साहिबा आपने कहा कि हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने दिन के लिए मेहमान रखे, तो हुकूमत तो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि वो आपकी मेजबानी करे। और जो हालात हमने देखे हैं गुज़िश्ता कुछ महीनों में, जहां वहां प्रोटेस्ट किया जाता है तो फोर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है, शेलिंग भी की गई कुछ मुजाहिरीन पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर उसके साथ साथ अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोई लॉन्ग मार्च नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, लेकिन आपने देखा मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ क्या हुआ वहां पर। सो आउट ऑफ हैंड सिचुएशन भी हो सकती है। देखिए ये तो बहुत अफसोसनाक वाकया था जो मरियम औरंगजेब के साथ हुआ, जो हम तमाम पार्लियामेंटेरियंस के साथ हुआ। पार्लियामेंट लाजिस को यरगमाल बनाया गया, पार्लियामेंट लाजिस के अंदर गुंडों को छोड़ा गया और आप यकीन करें कि एक लॉजिस के अंदर हमें मालूम है कि वहां पे क्या हुआ। हमारा निकलना, हमारा उठना बैठना मुश्किल था, हमारे दरवाजों को नॉक किया जा रहा था, गुंडागर्दी की जा रही थी। इस तारीख में पहली दफा हुआ। वहाँ फैमिलीज रहती हैं, ये तो इनको खुद सोचना चाहिए था कि आज हमारे साथ में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी भी यहाँ फैमिलीज रहती हैं, इस तरह का कोई रद्द अमल आए। बहुत ही अफसोसनाक वाकया था जिसपे जितनी मजम्मत की जाए कम है। और हुकूमत का तो यही वतीरा रहा है कि वो हुकूमत जो के धरनों के नतीजे में मार्च वजूद में आई है, जिसने एक ऐसी जगह पे जो के रेड जोन कहलाता है जहां पे इस तरह की सरगर्मियां मना थी, इन्होंने वहां पर आपके सामने कितने अरसा धरना दिया
और जो कुछ वहां पे तूफान बदतमीजी मचाए, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पॉलिटिकल जमातें हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त जो हमें अजीमत शान फतह हुई है, ना सिर्फ ये बल्कि हमने तमाम ज़मीनी इलेक्शन जीते और उसके बाद सेनेट के अंदर भी हमने एक इतना बड़ा अपसेट करके दिया, क्योंकि अवाम इनकी नाअहली से, इनके तबाही से, सुनामी के नाम पे जो तबाही आए है उससे बड़े बेजार हो चुके हैं। और यही वजह है कि हमारी तमाम तर तहरीक, हमारी तमाम तर मूवमेंट, हमारे तमाम इलेक्शन से लेके हर चीज जो है कामयाबी की तरफ गामजन है। ठीक है डॉक्टर शाहिदा साहबा, आपने कहा कि कामयाबी की तरफ गामजन है आपकी तहरीक, और जो भी आपने अभी तक कोशिशें की हैं उसमें कामयाबी मिली है। इसके अलावा जो एक कोशिश की गई थी सेनेट के इलेक्शन में, ऑब्वियसली जीत हुई यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में, लेकिन फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया इमरान खान साहब को, 178 वोट्स मिल गए और क्लियर अक्सरियत मिल गई है उनको एक दफ़ा फिर नेशनल असम्बली में। ये बताइएगा, फिर बिलावल भुट्टो साहब और दीगर पीडीएम के जो अरकान हैं वो कह रहे हैं कि हम लेके आएंगे दोबारा से तहरीक अदम एतमाद, तो क्या अब 26 मार्च से पहले ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए जी, तहरीक अदम एतमाद तो जब अपोजिशन ने बायकॉट किया उसी वक्त गैर मौसर हो चुकी थी। नंबर 2 ये कि हमने उसमें कोई कोशिश नहीं की। इमरान खान ने बौखलाहट के अंदर हवास बाख्ता होकर जिस अंदाज से उन्होंने राह फरार इख्तियार करने, उन्होंने सोचा कि जी अपोजिशन ये कहेगी कि आप 169 वोट्स लेने के बाद जिसमें 3 वोट हमारे रिजेक्ट हुए तो हुकूमत को तो अदम एतमाद हो चुका था। अब ये जोर जबरदस्ती के साथ बंदूकों की नोक के ऊपर लोगों को बैठाना और 171 लोग वोट कर सकते थे उसको 178 शो किया जा रहा है, गैर मुंतखब लोगों को पार्लियामेंट में बैठाया गया। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे है, मीडिया पर आपके सामने ये एक गैर कानूनी अमल किया गया। और उन्होंने हारे हुए लोगों ने जबरदस्ती, जिनको ये कहते थे कि जी हम निकाल देंगे पार्टी से और हम बहुत असूल पसंद है, हमने 20 लोग केपीके में निकाले, तो पहले वो उन लोगों को निकालते कि जिन्होंने हमें वोट कास्ट किया था, उसके बाद उनसे आपने उन्हीं से एतमाद का वोट कैसे हासिल कर लिया। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि एक दिन पहले वो आप पर अदम एतमाद कर चुके, अब आप उनको बंदूकों की नोक पर जबरदस्ती अगवा करके मोबाइल छीन कर लेकर आए और आप उनको ले जाके जबरदस्ती जो है कमरों में बंद करें। ऐसा नहीं होता ये। और सबसे बड़ी मज़ाक़खेज़ बात ये कि वो लोग जो वोट कास्ट ही नहीं कर सकते थे, इनके मेंबरान इतने नहीं थे, इन्होंने इतने वोट कहां से ले लिए। इमरान खान साहब अपना वोट नहीं कास्ट कर सकते थे, स्पीकर साहब अपना वोट नहीं कास्ट कर सकते थे, इसके अलावा स्पीकर साहब ने किया भी नहीं, स्पीकर साहब ने किया भी नहीं वोट कास्ट, इसके अलावा आजाद उम्मीदवार ने वोट नहीं दिया। ये सारी चीजें, तो उसके बाद इनके पास इतने वोट कहां से आ गए? तो पूछे तो सही। चलिए, अपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर वो सेशन के अंदर हो, तो ये सारे सवाल आप पार्लियामेंट के अंदर भी पूछ सकते थे, पीपल्स पार्टी या पीडीएम यकजहत होकर पूछ सकते थे, लेकिन आप लोगों ने बायकॉट कर दिया, वॉकआउट कर दिया। और डॉक्टर साहिबा, माजरत के साथ ये बात बहुत दफा 2.5 साल में देखी गई है कि कोई अहम बिल पास होना हो, कोई लेजिस्लेशन होनी हो, कोई डिस्कशन होनी हो, ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाती है, या पूरे हाउस का जो एनवायरमेंट है वो ऐसा बना दिया जाता है कि कानों पड़ी आवाज ना सुनाई दे। तो अपोजिशन का रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो नजर नहीं आया। देखिए, अपोजिशन का ये जो रोल इम्पोर्टेंट है, और अपोजिशन के बगैर पार्लियामेंट का इजलास कैसे हो गया? अपोजिशन ने अगर बायकॉट के गैर आई एक गैर कानूनी तरीके को, जबकि सदर मुमलिकत का या अपोजिशन इसका मुतालबा करती है। सदर मुमलिकत जो है 91 के 7 के हवाले से अपने बना के समरी भेजता है और उसके बाद होता है। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद का ऐसा लग रहा है ये बादशाह सलामत नहीं, समरी भेजी थी सदर रहमानी साहबा, सदर ने ही ये कॉल की थी असेंबली का इजलास जी, ऐसा नहीं हुआ। खैर चलें, आप इस बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है आपको, अभी इस पर हम फिर किसी दिन बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, और जो कि आपने हमने देखा है कि एक अहम सीट जो कि अब नेशनल असेंबली में नहीं है, फैसल वावडा की, उस पर कराची से दोबारा से इलेक्शन होना है। और अब ये बात की जा रही है कि पीडीएम जो है उसमें एक मुतफिका राय से एक ही उम्मीदवार लेके आएगी, मिफ्ता इस्माइल को सपोर्ट करने जा रहे हैं। आप क्या डिसाइड कर लिया इस बारे में? क्योंकि नून लीग ने तो अपने इजलास में उनका नाम दे दिया है। देखिए, पीएमएलएन ने एक अपनी आजाद पार्टी, जाहिर पीएमएलएन की पार्टी है, उन्होंने अपने कैंडिडेट को नॉमिनेट किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने कैंडिडेट नॉमिनेट कर रही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? पीडीएम की जमातों का इजलास होगा। अगर मुत्तफिका फैसला हुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारा अपना
कैंडिडेट होगा तो फिर हम इसे सपोर्ट करेंगे। जो पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक सही, किया जाएगा। बिल्कुल, जो पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक फैसला होगा। और शाहिदा रहमानी साहिबा, जरा सियासत से हटकर, इन तमाम स्कैंडल और इश्यूज से हटकर मैं आपको विमेंस डे विश करना चाहूंगी। हैप्पी विमेंस डे। खवातीन का रोल न सिर्फ सियासत में, मैं आपके चैनल की तरफ से इस वक्त तमाम खवातीन को, दुनिया भर की खवातीन को इस वक्त हैप्पी वीमेन डे कह रही हूँ कि आज का दिन जो है बड़ी अहमियत का हामिल है उन पिछले भी तबकात का, जो कि खास तौर पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर खवातीन का इस्तेसाल होता है। मैं कहूंगी कि हमें भी जीने दिया जाए, हमें भी बराबरी का हक दिया जाए, चाहे वो हर शोबा जिंदगी के अंदर खवातीन मिसाल किरदार अदा कर रही हैं, वो पार्लियामेंट हो, सियासत हो या दीगर। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन डॉक्टर साहिबा, आप जैसी खवातीन, बेनज़ीर भुट्टो जिनकी तस्वीर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, एक अजीम मिसाल खवातीन के लिए कि पॉलिटिक्स के अंदर कहीं एहतसाल नहीं हुआ। हम जानते हैं कि हमने अपने राइट्स के लिए कैसे खड़ा होना है, घर को भी संभालना है, सियासत भी करनी है, अपने हल्के को भी देखना है, तमाम चीजें देखनी है। अगर मैं पर्टिकुलरली सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करूं, मिसालें तो बहुत हैं, वो सहाफत में हो, वो फोर्सेस में हो, वो हॉस्पिटल्स में हो। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तानी खवातीन के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है एक रोल मॉडल है। और आप यकीन कीजिए कि अगर आज हम सियासत कर रहे हैं तो उन्हीं के महीने मिन्नत कर रहे हैं कि जिस वक्त हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते थे, वो प्राइम मिनिस्टर होती थी, वो एक पॉलिटिकल लीडर होती थी, तो हम उनको फॉलो कर रहे होते थे, उन्हें देख रहे होते थे। और यही वजह है कि आज जो बोलने का, जो लड़ने का, जो अपने हकूक लेने का हमें हौसला दिया, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दिया, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने दिया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहिबा ने दिया, क्योंकि उनकी जो जद्दोजहद है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर मैं समझती हूँ हम सब के लिए मील है और हमें उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अभी भी बहुत सी खवातीन को जहाँ जहाँ ज्यादतियों का सामना है, हम ऐसे सेंटर्स बना दिए गए हैं, ऐसी लेजिस्लेशंस कर दी गई हैं कि उन खवातीन के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई है ताकि उनको फौरी तौर पे। बिल्कुल, और कहीं पर अभी भी अगर मसला है तो उसको भी सपोर्ट करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान में मर्द और खवातीन को इस पेज पर होना चाहिए कि खवातीन के हुकूक के लिए सभी इकट्ठे खड़े हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी और हमने गुफ्तगू की। ओवरऑल पॉलिटिक्स वुमेंस डे की बात तो करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस्लाम सबसे पहले है जिसने हमेशा हुकूक की बात की और बाकी दुनिया उसके बाद में। अच्छा, अब वर्किंग वुमेन हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड मी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक तो दोहरी जिम्मेदारी भी होती है, फिर उन्होंने अपनी उस फील्ड को भी देखना होता है। जैसे भी हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट भी आई है कि खवातीन जो यूनिफॉर्म में है उन्होंने हमेशा अपनी खिदमात जो है वो पेश दी हैं और पाकिस्तान ने कौम की इज्जत और वकार में जो पाकिस्तानी खवातीन हैं उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। इवन उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो वुमेन्स डे पर पैगाम दिया है उसमें कोरोना के हवाले से भी जिक्र किया है, खवातीन पेश रही हैं, डॉक्टर सामने रही हैं। तो ये पूरी डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कंबाइन मिलकर, मतलब शाना बेशाना का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ सुपीरियरिटी चाहिए। अगर हम बराबरी के साथ आपके साथ मिलकर काम करते रहेंगे, आपसे मुराद मेरी तमाम मर्द हज़रात, डिफेंसिव मत हो जाइएगा उसमें, तो वो ओवरऑल सोसाइटी के लिए बड़ा जबरदस्त एक मैसेज है। इसमें कोई शक नहीं है और इस पर हम बात आज के प्रोग्राम में मजीद भी करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है स्पेसिफिकली महंगाई की। महंगाई पे, और महंगाई के साथ साथ अगर हम चिकन रेट्स का जिक्र करें तो वो आउट ऑफ हैंड जा रहा है। कराची में आप सोचिए 480 रुपए फी किलो मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। हमारे साथ प्रेसिडेंट पोल्ट्री एसोसिएशन तारिक जावेद भी मौजूद होंगे। वजह क्या है ये उनसे पूछेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। महंगाई का जंग काबू में नहीं आ रहा और 2.5 साल गुजर गए, ये ग्राफ मुसलसल ऊपर जाता जा रहा है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जो हमने नहीं बनाई, ना अबूजर ने उसको फिक्स किया है, ना मैंने उसके अंदर कोई स्टेट और कुछ फैक्ट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। ये गवर्नमेंट का अपना इदारा है जो हर महीने या हर हफ्ते एक महंगाई की रिपोर्ट जारी करता है। इसके मुताबिक महंगाई 0.61% के साथ बढ़ गई है और मुल्क में ओवरऑल महंगाई की शरह जो है वो 14.95 ऑलमोस्ट 15 हो गई है। और इदारा शुमारियात का ये भी कहना है कि शेख और नोश की कीमतों में इजाफा महंगाई का सबब बना और एक हफ्ते में 22 अशिया ज़रूरियात महंगी हुई हैं और उसमें जो इदारा शुमारियात के मुताबिक चिकन 13 रुपये 30 पैसे फ़ी किलो महंगा हो गया, जबकि चिकन की औसत फ़ी किलो में 263 रुपये 58 पैसे थी। अब इदारा शुमारियात का ये भी कहना है कि चीनी 2 रुपये 64 पैसे फ़ी किलो मजीद महंगी हो गई है, तो फिर चीनी की कीमत भी बढ़ गई। फिर इसके अलावा सब्जियों के रेट भी आपने देखा ओवरऑल बढ़े हैं, फ्रूट्स भी बढ़ गए हैं, तो फिर दाल भी बढ़ गई है, रेट्स बढ़ रहे हैं। दाल नाच, दाल मसूर, चने की दाल मूंग, ये तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं और सिर्फ यहाँ तक नहीं, प्याज, आलू, टमाटर,
इनकी चीजों में भी इजाफा हुआ है। और फिर अगर आपको डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आप प्रोटीन्स खाएं, में न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगे, तो आपको बीफ मटन खाना पड़ता है। तो बीफ और मटन तो वैसे ही भूल जाइए, अब चिकन भी किसी की पहुंच में नहीं आ रहा। दूध, दही, अंडे, साबुन, चावल, किस चीज का नाम मैं लूं कि जिसमें इजाफा नहीं हुआ। मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है। और फिर सबसे बेसिक चीज जो हर शख्स ने कंज्यूम करनी होती है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, दैट इज रोटी। आटे का 20 किलो का थैला भी जो है वो कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन इसमें आपके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन मिल गया कि 8 रुपए 4 पैसे। यहाँ पे 8 रुपए का मार्जिन मिला, दूसरी जानिब 80 रुपए की कीमतें बढ़ गई हैं, तो इसकी वजह क्या है ये भी देखना होगी। और जो ओवरऑल हमने देखा वीकेंड पर चिकन प्राइसेस जो बढ़ी हैं, कराची में अगर बात करें तो ब्रायलर गोश्त 480 रुपए किलो हो चुका है। मतलब आप देखें कि ये 480 रुपए किलो गोश्त मिल रहा है, और इसमें अगर आप बोनलेस की बात करें तो वो तो फिर आपको मटन की कीमत में मिलेगा। तो ये हालात इस वक्त हो चुके हैं। और कराची की सूरत हाल हम जब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि सरकारी कीमत जो है वो 214 रुपए रखी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो शहर भर में चिकन है वो 460 टू 480 रुपीज पर केजी। मतलब ऑब्वियसली लोग फिर इसका मतलब ज्यादा पैसे ले रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म्स की जानिब से सप्लाई कम होने की वजह से कहा गया है कि ये कीमत में इजाफा हुआ है। और लाहौर भी पीछे नहीं है जी, 400 रुपए फी किलो। इस्लामाबाद भी पीछे नहीं है, 420 रुपए फी किलो। 400 प्लस इस पर कीमतें हो चुकी हैं चिकन की। तो इसकी वजूहात क्या है हम जानने की कोशिश करेंगे। तारिक जावेद साहब इस वक्त मौजूद है लाहौर से, हमारे साथ प्रेसिडेंट पोल्ट्री एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम तारिक जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये जो कीमतें हैं ओवरऑल हमने देखा, चाहे कराची हो, लाहौर हो या फिर इस्लामाबाद हो, 400 रुपए से ज्यादा हो चुकी है ब्रायलर गोश्त की कीमत। इसकी वजह क्या है? क्यों नहीं सरकारी कीमत पर गोश्त मिल पा रहा? जी इसकी बुनियादी वजह तो इसकी सप्लाई में कमी होनी है। अभी की जो कीमत होती है वो प्योरली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है। इसमें किसी इदारे का या किसी बंदे का फर्द वाहद का अमल दखल नहीं होता जो उसको अपनी मर्जी से बढ़ा सके या कम कर सके। कोरोना की वजह से पिछले दिनों में बहुत ज्यादा नुकसान हुए, जिसकी वजह से आगे मुर्गी की प्रोडक्शन नहीं हो सकी। ऊपर से फिर शादियों का सीजन एकदम से चल पड़ा, बीमारी आ गई, ये सारे फैक्टर मिल के जिसके मुर्गी के महंगा होने के बायस बने हैं। और जब एक जगह पे मुर्गी महंगी होती है एक सूबे में या शहर में, तो बाकी शहरों से वहां की तरफ जाती है। कराची में मुर्गी बहुत ज्यादा महंगी होगी। अब कराची से मुर्गी मुल्तान से कोयटा तक जो मुर्गी है वो उकाड़ा तक खरीद की जा रही है। यहाँ की मुर्गी उधर जा रही है वहाँ की शार्टेज पूरा करने के लिए। अच्छा, उसकी वजह से भी इधर मुर्गी महंगी है। और लाहौर में मुर्गी अब भी सस्ती है। कल की निस्बत आज 10 से 12 रुपए का फर्क पड़ा है, कल मजीद 5-10 रुपए कम होंगे। तो ये रमजान तक कीमतें मामूल पे आती जाएंगी। लेकिन तारिक साहब 352 रुपए कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की हुई है, उससे 50 रुपए ज्यादा लेना, मतलब लाहौर में 400 रुपए, सिंध में तो अगर हम कराची का जिक्र करें तो 252 है सरकारी कीमत। उस आप लोग बात क्यों नहीं करते? फिर आपने कहा किसी इदारे का कोई लेना देना नहीं है, ये तो फैक्ट है, कीमतें बढ़ेंगी ही अगर डिमांड एंड सप्लाई में फर्क आएगा। पे कोई भी पंजाब में तो सरकारी कीमत से जायद पे कोई बंदा भी 1 रुपया ज्यादा पे भी फरोख्त नहीं कर रहा। पंजाब के शहरों से, हर शहर से हमें रिपोर्ट होती है, हर जगह पे सरकारी लिस्ट पर अमल दरामद हो रहा है। जो ये आप ज्यादा रेट बता रहे हैं वो लोग साफी गोश्त लेते हैं बगैर टून, कोटा, कलेजी, गर्दन के, वो ज्यादा रेट देते हैं। जो नॉर्मल मुर्गी है उसका गोश्त है तो आपका आज का मुर्गी का रेट क्या है लाहौर में? आज का 352 ही है। और जो शख्स इससे ज्यादा पे फरोख्त कर रहा है, आप ये कहते हैं कि उसका जुर्माना करें, उसकी दुकान बंद करें? बेशक जी कोई बंदा इससे ज्यादा पे फरोख्त नहीं कर रहा। अगर कोई फरोख्त कर रहा है तो उसको जुर्माना भी होना चाहिए, उसको कैद भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा उससे ज्यादा पे फरोख्त नहीं कर रहा। सही। तारिक जावेद साहब आपने एक और जिक्र किया, आपने कहा कि ठीक है लाहौर और पंजाब में तो इस तरह से कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, और वो साफी गोश्त की बात कर रहे हैं आप जो 400 रुपए तक चला जाता है। लेकिन आपने साथ ये भी कह दिया कि कोई एक शख्स जिम्मेदार नहीं है, इंतजामिया के कसूर नहीं है। तो फिर अगर ऐसी कीमतें बढ़ती रहें, कोई कंट्रोल करने के लिए तो होता है ना, रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, मशीनरी होती है जो कि कीमतें अगर बढ़ पैराशेबल आइटम किसी की भी मिसाल ले लें, कल टमाटर 250 रुपए किलो थे, आज 20 रुपए 15 रुपए किलो है। इस तरह मुर्गी परसों तरसों 3 महीने पहले 150 रुपए किलो गोश्त फरोख्त हो रहा था। तो इसमें कोई भी बंदा ज़ाहिरी तौर पे या अमूमी तौर पे इस पे इजाफा नहीं कर सकता जानबूझ के या अपने फायदा के लिए। ये टोटली डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। जैसे टोटली डिमांड एंड सप्लाई पर अगर कम होना शुरू हो जी, अगर डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है तो फिर जरा ये भी बता दीजिए कि तारिक साहब ये कीमतें कम होने के इम्कानात हैं या नहीं है?
और कम होने में भी कितना जी, नीचे आज आएगा? 10 रुपए, आज देखें ना, आज 10 रुपए किलो कम हुआ है, कल मजीद 8 से 10 रुपए कमी का इसमें इम्कान है। तो जैसे जैसे अब ये मौसम सही होगा, बारिश के बाद बीमारी की जो है वो शिद्दत कम होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ये आस्ता से मामूल पे खुद आती जाएंगी। सही है। अच्छा, आपने ये जिक्र किया है कि आहिस्ता शुरू हो गई है, आहिस्ता कमी आ जाएगी, तो आपने ये भी कहा कि शादियों का सीजन है, रमजान में यूजुअली क्या होता है, कीमतें कम हो जाती हैं या ज्यादा हो जाएंगी, क्या एक्सपेक्ट करें हम? जी, रमजान पे कीमतें मामूल में आ जाएगी, लेकिन मेरा जो मामूल से आपकी क्या मुराद 250 है? रुपए से किलो से लेके 300 रुपए किलो तक गोश्त फरोख्त होगा। ठीक है, 250 से 300 के दरमियान। सही है, बहुत शुक्रिया तारिक जावेद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, प्रेसिडेंट पोल्ट्री एसोसिएशन। उन्होंने कहा कि इंतजामिया का जो है वो कोई लेना देना नहीं है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन मुझे उनकी एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई कि शादियों का सीजन है इसलिए मुर्गी जो है वो कम हो गई। शादियों का सीजन तो जनवरी फरवरी में भी चल रहा था, लेकिन हमने देखा कि 250 तक भी चिकन जो है वो मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो इन्होंने बात की कि यहाँ से मुर्गी सिंध जा रही है, कराची, उसकी वजह से शायद और साथ में देखिए डिमांड सप्लाई का नो डाउट होता है इकोनॉमी में उसका असर, और इसके अलावा जो भी डिमांड इसकी इस वक्त बढ़ गई है। लेकिन ये चीज़ इस तरह से कहना है कि कोई जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार होती है एडमिनिस्ट्रेशन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि इंतजामिया का काम है कि वो कंट्रोल करे। वो कह रहे हैं 352 से ऊपर कोई नहीं बेच रहा, अगर आपको मार्केट में कोई नजर आता है तो डेफिनेटली उसका जिम्मेदार इंतजामिया है। अगर आपका और आप लोग उसकी शिकायत करें सरकारी रेट से अगर ज्यादा कोई बेच रहा है। और 352 रुपए भी मुझे वैसे अबू सर ऑनेस्टली टेक्निकली बात उन्होंने की थी कि वो मतलब जो एक्स्ट्रा सिर्फ गोश्त की बात है वो महंगा हो जाता है। अगर आप एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो फिर अपने मनमानी कीमतें जो हैं वो लोग वसूल करेंगे ही उसमें, क्योंकि कीमतें साफी गोश्त, मुझे आज पता लगा इसको साफी गोश्त थोड़ा सा महंगा होता है। एनीवेज जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम एक जबरदस्त सा टॉपिक जो कि मेरा फेवरेट है डिस्कस करेंगे विमेंस डे के हवाले से कि खवातीन हमारी सोसाइटी में कहां कहां क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। एंड ऑल्सो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस्लाम में खवातीन को जो एम्पावर किया गया है उसकी क्या हदूद है। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से हमने प्रोग्राम में जिक्र किया खवातीन के आलमी दिन का, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन का मकसद खवातीन की समाजी, सियासी और इक़्तिसादी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करना है। और खवातीन की मुआशरे में अहमियत को उजागर करने के लिए जहाँ दुनिया भर में ये आलमी दिन मनाया जाता है, वहीं खवातीन ने यह साबित किया है कि उनकी शमूलियत के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता है। और इस आलमी दिन को मनाने के मौका पर मैं, मेरी पूरी की पूरी टीम और अबूजर बहादुर खवातीन को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने हकूक के लिए ना सिर्फ जंग लड़ी, अपने लिए खड़ी रही, अपनी खानदान की अच्छी परवरिश की, तो भी वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से गुजारी, चाहे वो घर पर हैं, चाहे वो कोई किसी भी फील्ड में काम कर है, तो उन्हें खराज तहसीन पेश कर। बिल्कुल, दुनिया में कोई भी फील्ड हो, खवातीन वहाँ पर अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो घर पर है और कहीं पर बाहर भी है। फोर्सेस हैं, आपकी मेडिकल साइंस है, आपका इंजीनियरिंग है, आपने देखा कि पायलट्स हैं हमारी खवातीन, ये दुनिया भर में है। खवातीन का ये किरदार बड़ा अहमियत का हामिल है। कोरोना के दिनों में आपने देखा किस तरह से ख़ानदान को लेकर आगे चली हैं। और अगर इसकी जिक्र किया जाए कि खवातीन का आलमी दिन मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो तभी ज़रूरत पड़ती है जब किसी को वो हक नहीं मिलता जिसका वो मुस्तहिक होता है। तो ये मामला हमेशा से हमने देखा है, लेकिन मेरे ख्याल में तो इस्लाम ने ये हक 1400 साल पहले ही दे दिया था खवातीन को, क्योंकि ये उससे पहले और उसके बाद में बहुत से हमने मुआशरों में देखा वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो इस पहलू पर तो हम बात करेंगे। इस्लामिक स्कॉलर नौरीद फातिमा साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नौरीद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी के लिए। और हमें ज्वाइन किया है स्पेशल लिंक पर मेरी बहुत ही फेवरेट, जो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो खुद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम तमाम खवातीन के लिए, रिटायर्ड जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासरा जी। वालेकुम अस्सलाम, आपको खवातीन का आलमी दिन मुबारक। और आपको भी खवातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। नासरा जी, आज के दिन की मुनासिबत से आप क्या कहना चाहेंगी? खवातीन के हकूक, खवातीन के जो राइट्स हैं, उसके लिए तो मेरे ख्याल से हमें जदोजहद करते रहना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर मैं सेलिब्रेट भी करना चाहूंगी वो खवातीन जो ना सिर्फ अपने राइट्स एंजॉय करती हैं बल्कि दूसरी खवातीन के लिए काम भी करती हैं। इंशाल्लाह हम जरूर इस तगोदौ में लगे रहेंगे और मैं समझती हूँ कि 73 साल पाकिस्तान को बने हुए गुजरे हैं और हम खवातीन बहुत आगे आई हैं।
कोशिश अपनी से, इसलिए कि जब तक बच्चा रोए ना तो माँ दूध भी नहीं देती। और इस साल की थीम क्या है कि खवातीन जो हैं वो चैलेंजेस जो है उनका मुकाबला करें और ये कोविड की दुनिया में वो बराबरी का अपने लिए मुकाम पैदा करें और हर चीज को एक दलेरी से उसके साथ निभाए। और 3 रंग हैं खवातीन के आलमी दिन के। एक तो है जामनू। जामनू रंग का मतलब है इंसाफ और अदल, और जब तक खवातीन में इंसाफ और अदल का उनसे न होगा तो दुनिया में किसी को इंसाफ नहीं मिल सकता। दूसरा है सबज रंग जो है उम्मीद, और आप जानती हैं दुनिया उम्मीद पे कायम है। और तीसरा है सफेद, पाकीज़गी। और मैं समझती हूँ ये जो बदअनवानी हमारे माशरे में बहुत आ गई है, इसको पाकीज़ा करने के लिए औरतों का सबसे पहला अहम किरदार है। और तमाम 365 दिन जो है ना वो खवातीन के हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आज का दिन औरतों का है। ये तो एक अलामती हमने 8 तारीख उसको रखी है कि दुनिया भर की खवातीन इस जो तहरीक है उसमें शामिल है, और याद कराना है सबको कि ये दिन जो है इसको खास तौर पे हम नुमाया करते हैं खवातीन की तहरीक। डेफिनेटली, बिल्कुल ठीक कहा आपने नासरा इकबाल साहिबा। और जैसे कि जिक्र किया आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कि जब तक आप किसी के लिए आवाज़ बुलंद न करें वो हक आपको नहीं मिलता। नौरीद फातिमा साहिबा भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। नौरीद साहिबा, जैसे कि जिक्र किया नासरा साहिबा ने कि आपको जब तक वो हक तब तक नहीं मिलता जब तक आप उसकी कोशिश ना करें। आप बताइएगा, अगर हम तारीख देखें तो क्या क्या कोशिश की गई खवातीन की तरफ से और फिर उनको क्या वो मिल चुका हक जो कि वो उसकी मुस्तहिक थी? बहुत शुक्रिया अबूज़र। मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो शुक्राने के तौर पर एक चीज़ जो हम सबको ख़वातीन को ओन करनी चाहिए कि बीइंग अ मुस्लिम लेडी आई एम थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे दीन इस्लाम के तहत और एक मुसलमान घराने में पैदा किया। क्योंकि अगर हम क़ब्ल अज़ इस्लाम की बात करें तो एक औरत का सर्वाइवल बतौर जिन्स के भी नहीं था। उकास का बाजार लगता, भेड़ बकरियों के साथ खवातीन को बेचने के लिए खड़ा किया जाता। एक औरत कई लोगों की मिल्कियत होती, ना उसका विरासत में हक, ना उसका जो है वो मिल्कियत और वोट का, आज़ादी का, इजहार का, हत्ता के जीने का हक उसके पास नहीं था। तो मैं तो कहती हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहमतुल आलमीन बनकर आई, लेकिन सबसे बड़ी रहमत का हिस्सा उस बेटी को मिला जिसको रहमत बना दिया गया और जिसकी नेक परवरिश के ऊपर वही बाप कि जो अपनी 8-8, 10-10, 12-12 बेटियों को जिंदा दफन करता था, उसको कहा कि अगर तुम इससे हुस्न सलूक करोगे तो जन्नत में इस तरह मेरे करीब होगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ताला ने मुसलमान घरानों में पैदा किया, इस्लाम के तहत पैदा किया। और 1908 में जब ये वुमेन एम्पावरमेंट और अपने राइट्स की जंग न्यूयॉर्क की सड़कों पर 15,000 खवातीन लड़ रही थी, तो मेरी दादी जान गुरदासपुर में सजदे में पढ़ के शुक्र अदा कर रही थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे करम से मुझे जिंदगी का नूर मिला, हिदायतों का सलीका, हुनर, शऊर मिला। तो हम तो जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन बात जो आप कर रहे हैं कि उन हुकूक की, कि इस्लाम ने जो हुकूक दिया, आप देखें हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक बिजनेस वुमन है। आगे आइए, सैयदा ज़ैनब बिनते जहाश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये टेंडरी का काम करती हैं। हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा टेंडरी का काम करती हैं। जिहाद में खवातीन शरीक होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम उस वक्त में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अपने अपने दौर के अंदर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का हेड मुकर्रर करते हैं और खवातीन को वो राइट्स देते हैं। इवन उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक औरत खड़े होकर कहती है कि उमर, आप हक महर को मुतय्यन करने वाले कौन होते हैं, जिसको अल्लाह ने मुतय्यन नहीं किया। तो ये इजहार राय की आजादी और उनका जो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में कंट्रीब्यूशन है, उसको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हर मुस्लिम मुआशरे के अंदर हक किया गया। बिल्कुल सही कह रही हैं नौरीद साहिबा। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा ताल्लुक ऐसे मजहब, ऐसे दीन से है जो हमें ना सिर्फ जिंदगी में वो तमाम राइट्स देता है बल्कि जीने का तरीका भी सिखाता है। तो इस पर हम मजीद बात तो करेंगे, लेकिन जस्टिस साहिबा आपकी तरफ में आऊंगी। जैसे आपने कहा कि एक बच्चा रोए ना तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है, तो प्रोटेस्ट करके, आवाज बुलंद करके, बार बार रिमाइंड करा कर कहना कि हमारे ये हक हैं, हमारा मुआशरा, हमारा मजहब, हमारा दीन हमें इस चीज की इजाजत देता है, तो वो राइट्स हमें दिए जाएं। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो एहतजाज ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसके ऊपर भी एतराज आ जाते हैं। फिर ऐसा क्यों होता है हमारी सोसाइटी में कि खवातीन ही खवातीन के सामने भी खड़ी हो जाती हैं, दो ग्रुप्स, दो हिस्सों में नजर भी आती हैं? जस्टिस साहिबा। मैं फातिमा बहन से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि जो हमें हकूक मिले थे 1400 साल पहले कुरान में,
और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कि वो खड़े हो जाते थे जिस वक्त उनकी बेटी महफिल में आती थी, और उन्होंने इतनी इज्जत दी अपनी अहलिया हजरत खदीजातुल कुबरा को। तो ये हमारे लिए एक मिसालें हैं, और आप देखें कि उसी मिसाल पे कायम जो कुरान मजीद में औरतों को हकूक है, हमारी पहली खातून वजीर आजम हो चुकी हैं। हमने यहाँ स्टेट बैंक की गवर्नर जो हैं वो खातून रह चुकी हैं। मलाला यूसुफजई ने नोबेल प्राइज दिया है, और बहुत सारे इस तरह के शोबों में हम आगे हैं। MIT यूनिवर्सिटी में एक शोबे की डीन है पाकिस्तानी नियाब खातून, और सर्जन जनरल हमारी हैं रिफत मलिक जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं। और आप देखिए अब औरतें जो है वो अदालत में भी हैं, हवाई जहाज भी उड़ाती हैं, फाइटर पायलट हैं। लेकिन जब तक हम ये तगोतो जारी नहीं रखेंगे, ये हकूक हमें इसलिए मिलने मुश्किल है कि हमारा यहाँ माशरा बुनियादी तौर पे एक हिंदुआना माशरा था, और यहाँ इस्लाम सूफिया कराम लाए, और उन्होंने तौर तरीके जो थे उनके ऊपर बदलने की ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप कबूल कर लें मुसलमान होने को, और आप जो अपने बाकी तरीके हैं वो बेशक ऐसा ऐसा छोड़ें, क्योंकि फौरी तौर पे छोड़ने से कोई राजी नहीं होता। बिल्कुल। तो अब कुछ तो तरीके बदल गए हैं, लेकिन अभी हमने ये कोशिश करनी है कि ये नाउजुबिल्लाह जो कुरान से शादियां करते हैं, कि औरतों को उनका हिस्सा न मिल सके जायदाद का, फिर पूछते नहीं, शादी के वक्त बट्टा सट्टा कर देते हैं। पिछले दिनों मैंने देखा 14 साल की लड़की की शादी हो गई 70 साल के आदमी से, और खरीद और फरोख्त अजनास की तरह खवातीन को करते हैं। तो ये सब जो खवातीन तहरीक में शामिल हैं, अब वोट भी खादीन को तो शुरू से ही था, लेकिन सीटें मिली हैं पार्लिमान में, लेकिन ये सीटें जो हैं इन पे कौन हमें करते हैं मुंतखब? मर्द। एक तो हमारी तहरीक का ये हिस्सा है कि मर्दों के बजाय ये तमाम लोग मिलके हमें करें। नासरा जावेद इकबाल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बुलंद कर सके। जो बेसिक राइट्स हैं उनका हक है और वो मिलने भी चाहिए। आपने जिक्र किया कि तमाम फील्ड्स में ख़वातीन ने बड़ा नाम कमाया है पाकिस्तान में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, इंजीनियरिंग है, आर्म फोर्सेस हैं, मेडिसिन है, कोई शक नहीं है। लेकिन वहीं पर आपने ये भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में बनी और कारोकारी के वाक़यात भी हो रहे हैं और उसमें भी कोई ख़ास हमें कमी देखने में नहीं आई। तो फिर बताइएगा अवेयरनेस किस हद तक हम फैला सके इस्लाम की रोशनी में, जो सोसाइटी की रोशनी में अगर हम बात करें, जो आइडियलिज्म होता है उसमें हमारी गवर्नमेंट या हमारी आवाम जो है उसने किस हद तक अपना किरदार अदा किया अब तक? बात यह है कि सबसे पहले जो शऊर जो है ख़वातीन को दिलवाना, वो मैं आपके साथ ये सब इज्जत और एहतराम आपसे कहूंगी कि चौथा जो सतून है रियासत का, मुकन्नना और इंतजामिया और अदलिया के बाद, वो है मीडिया। आप अगर टीवी और रेडियो पे, खास तौर पे रेडियो पे, रोज सुबह ख़वातीन के वक्त हो और उसमें उनको शऊर बताएं उनके हकूक क्या है और हकूक के साथ उनके फ़राइज़ क्या हैं, तो हर घर में जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ टीवी नहीं है, जहाँ कोई और सहूलत नहीं है, वहाँ फ़ोन ज़रूर, और फ़ोन में रेडियो आता है, और वो सब ख़वातीन अपने घरेलू काम करते हैं, जब जाते हैं खेतों में, खलियानों में, जहाँ भी होती है वो सुन सकते हैं। और इस तरह उनका शऊर जब बढ़े और उनको पता लगे कि उनके क्या हकूक और फ़राइज़ हैं, तो यकीनन इसमें तब्दीली आती है, और तब्दीली ही के साथ जो है वो दुनिया में तरक्की आती है। और अब तो ख़वातीन को जो हिरासा किया जाता है उसके लिए भी कानून बन गया है, और ख़वातीन जो घर में काम करती हैं वो बीच में जो लोग लेते हैं इसकी कटौती, जो इसको मार्केट तक ले जाते हैं, वो भी ख़त्म हो गया, और औरतों के चेंबर ऑफ कॉमर्स बने हैं जो कोशिश करते हैं कि फौरी तौर पे जो उनके मुआवजा है वो ख़वातीन को बराए रास्त। और मैं समझती हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक अब सब काम हो गया, इससे बहुत ख़वातीन को सहूलत हुई है, और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ती जाएंगी। हमने कोशिश करनी है कि मार्जिनलाइज ना हो ख़वातीन, तमाम जो है ख़वातीन और मर्द वो शामिल हों कौम की तामीर और तरक्की में, ताकि हम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल हो। और सबसे बड़ी बात, इत्तेहाद, तंजीम और यकीन, मोहकम और सच्चाई, ये ख़वातीन का शेवा है। बच्चों को अच्छी तरबियत देनी, और उसके अलावा ये कि मर्दों को करप्शन से बाज रखना। हमारे माशरे में जितनी
हो गई है बदअनवानी, ये औरतों का ही काम है इसको काम करना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप जस्टिस साहिबा, ये औरतों को ही काम है इनको ठीक करना। नौरीद फातिमा साहिबा, आपकी तरफ में आऊंगी कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको टेक्निकली अगर हम डील करें कि यहाँ पर जब खवातीन अपने शऊर, अपने हकूक, अपनी तालीम, अपनी सेहत, अपने राइट्स की बात करती हैं, वो चाहे जायदाद में राइट्स हो, वो चाहे एजुकेशन का राइट हो, तो उन्हें बदतमीज़ कहा जाता है, उन्हें गैर, जिसे कहते हैं ना कि मुहज्जब कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इसे तो तमीज़ ही नहीं है, ये तो तहजीब से बाहर की बात है, ये क्यों अपने राइट्स मांग रही है। क्यों ऐसा होता है कि डिस्करेज किया जाता है? और मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं करूंगी या मैं कॉर्नर नहीं करूंगी मर्दों को, खवातीन ही खवातीन को कॉर्नर भी करती हैं, डिस्करेज भी करती हैं। दीन इस्लाम क्या कहता है इस बारे में? देखिए, इस्लाम ने तो जहाँ पहली आया करीमा का पहला वर्ड है इक़रा, पढ़, और इसमें कुल का हुक्म है, मर्द औरत जो भी जिस भी जेंडर से हैं उन दोनों के लिए है। तो जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो आप देखें कि हमारे ही एक पिछली दिहाई तक जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट होते थे वो लड़कियों के स्कूलों के ऊपर ही होते थे, कभी लड़कों के स्कूल में नहीं हुए। तो ये जो जस्टिस साहिबा बात कर रही थी कि हम हिंदुआना मुआशरे के साथ रहने के बाद, या हमारे इंडो पाक में 90s के अवाइल में तब तक ये फतवा दिया जाता था कि लड़की को अगर लिखना पढ़ना सिखा दिया तो ये अखलाक बाख्ता हो जाएगी। और आप बात करिए ना राइट्स की, अभी ये पिछले साल की बात है कि मैं खानेवाल में थी, एक खातून से मेरा आमना सामना हुआ, बताया गया कि इस खातून को ये नहीं पता कि इसके घर में इसका शौहर कौन है और ये 5 मर्दों की बीवी है। तो मैंने जब बात की कि ये क्यों नहीं बोलती, उन्होंने कहा जिस दिन बोलेगी उस दिन मार दी जाएगी, और इसको खुद नहीं पता। तो बात अवेयरनेस पे आके खत्म होती है। सबसे पहले तो औरत को पता होना चाहिए उसका राइट क्या है, कि तालीम का हक उसको इस्लाम ने दिया है, इजहार आजादी राय का हक इस्लाम ने दिया है, उसको अपनी मर्जी से अपने स्पाउस की सिलेक्शन का हक इस्लाम ने दिया है, हजानत का हक दिया है, नफके का हक दिया है, हक मेहर का उसको जो है वो हक मिला है। तो हम जिस हक की बात करते हैं, कानून तो बन जाते हैं, मगर जब उनकी तनफीज की बात आती है तो उस वक्त में हमारा सोसाइटी जो है वह रिएक्टर नजर आती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात करूंगी कि वो जो हक अबू जर बात कर रहे थे, ना मिले तो बढ़ के छीन लेना चाहिए। फिर वो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा था ना, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दरू, उस साज को खुद बजना भी आना चाहिए। तो अपने राइट के लिए खुद खड़े होना चाहिए। लेकिन नरीद साहबा, यहाँ पर जो सिमल ने जिस तरह पॉइंट उठाया था, ये तो बेसिक राइट्स हैं और इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय भी नहीं है, खवातीन इसमें डिवाइडेड नहीं, कोई मर्द भी इसमें डिवाइडेड नहीं। लेकिन मामला जहाँ पर आता है, वो जो तरीकाकार है जो कि हमने देखा ओवरऑल, उस पर आप क्या कहेंगी? वो उस हवाले से क्या है आपकी राय? देखिए, पिछले 2-4 सालों से एक औरत मार्च के नाम पर, मैं ऑब्वियसली उसका नाम ले दूंगी, जो औरत मार्च किया जाता है जिससे इस दिन को ही कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जाती है, 2 ग्रुप्स में तकसीम है सोसाइटी उसके ऊपर। देखिए, मैं पहली बात तो ये करूंगी कि मैंने जैसे शुरू में बात की कि बहसियत एक मुसलमान औरत हर दिन मेरा दिन है। एक दिन को मनाने का मतलब क्या है कि आप उस दिन लोगों को याद करा रहे हैं कि वी आर हेयर, हमारे भी कुछ राइट्स हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दें। लेकिन क्या वो बेटी का हक 364 दिन खत्म हो जाता है? क्या बीवी का, माँ का हक खत्म हो जाता है? और क्या वो सोसाइटी उसको रिमाइंडर फॉर द सोसाइटी? बिल्कुल। तो कहते हैं कि हर शख्स बना लेता है तहजीब का मयार अपने लिए कुछ और, जमाने के लिए और। जिन औरतों की आप बात कर रही हैं उनके उसूल बेटियों के लिए और हैं, बहुओं के लिए और हैं। चूल्हा फटता है तो वो बहू पे फटता है, बेटी पे कभी चूल्हा नहीं फटा। तो हमें अब ओवरऑल जो है अपने आप को जो है वो अखलाकियात सिखानी पड़ेंगी, एक जो है उस सतह के ऊपर लेके जाना पड़ेगा जिस सतह के ऊपर जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। इस्लाम ने हमें पैरामीटर दे दिया कि तुम्हारे हाथ, तुम्हारी जुबान से अगर दूसरे महफूज हैं तो तुम मुसलमान हो, और जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए। तो मैं तो बहू बनूं तो मुझे तो सब कुछ मिलना चाहिए, और जब मेरी बहू आए तो फिर उसे ना मिले, ये गलत है। बिल्कुल। लेकिन ये भी गलत है कि मेरी सास अच्छी नहीं थी तो मैं भी अच्छी सास नहीं बनूंगी और मैं वो सारा गुस्सा अपनी बहू पर निकालूंगी, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। जस्टिस साहिबा, आपने एक बड़ी जबरदस्त बात की, मैं उसको आगे लेकर बढ़ना चाहूंगी अवेयरनेस के हवाले से, कि हमें खवातीन को बताना पड़ेगा। बोल्ड करने का मतलब बदतमीजी सिखाना नहीं है, लेकिन शऊर देना, एजुकेट करने का मतलब ये है कि वो अपनी आने वाली नस्लों को आगे लेकर चले। आपने अब अवेयरनेस का जिक्र किया, तो आप क्या समझती हैं? आप खुद भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बात भी करती हैं, काम भी करती आई हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर सबसे ज्यादा हमारी खवातीन को, खासतौर पर रूरल साइड पर, अवेयरनेस की जरूरत है? सबसे पहले तो ये है कि हर खातून को तालीम के जेवर से आरास्ता होना चाहिए। और अब तो हमारे देखिए ना, आइन में हर बच्चे का बुनियादी हक है कि उसको 5 से लेकर 16 साल की उम्र तक तालीम मुफ्त और लाजमी हो।
और यहाँ अगर बच्चियों को माएँ और बाप घर से जाने दें बजाय इसके कि घर में रखें दूसरे बच्चों को संभालने के लिए और सफाई करने के लिए, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। जब तालीम के जेवर से बच्ची आरास्ता हो और उसको कोई ना कोई ऐसा आता हो शऊर के वो कुछ ना कुछ कर सके, यानी कालीन बाफी कर सके, मुर्गियां पाल सके, सब्जी लगा सके, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, और बड़ी होकर डॉक्टर भी बन सके और वकील भी बन सके। इसमें घर की जो है मयार जिंदगी बेहतर होते। कहते ना, एक बच्ची को तालीम दे आप पूरे कुम्बे को तालीम याफ्ता करते हैं, और एक मर्द को तालीम दें तो एक फर्द को तालीम दें। और जब बच्ची जो है ना वो तालीम याफ्ता होती है, घर में फैसला साजी में वो हिस्सा ले सकती है, और घर में जब फैसला साजी में वो हिस्सा लेगी, घर में यकीनन वो अच्छे काम करेगी और घर की जिंदगी बच्चों की भी बेहतर होगी, शौहर की भी। और शौहर लेकिन जैसे साहिबा फिर उस रोटी का क्या करेंगे जो हमारी सोसाइटी, मुकाबला नहीं है, उस रोटी का क्या करेंगे जो हमारी सोसाइटी सोचती है कि डिग्री मिलने के बाद गोल नहीं बनेगी? मैं समझती हूँ ये जैसे मैंने पहले बात की, ये आपके जो मीडिया है ये इनका काम है तब्दीली लाना। देखिए अब ड्रामों में दिखाएं औरत ताकतवर है, औरत सच्ची है, औरत जो है वो बच्चों को कैसे तालीम के जेवर से आरास्ता कर रही है, वो घर में कैसे बेहतर एक सलीका शारी ला सकती है, सास के साथ उसका सलूक कैसा है, ससुर के साथ सलूक कैसा है, बुजुर्गों का वो ख्याल करती है। ये सब चीजें अगर टीवी ड्रामों में दिखाई जाए और औरत का किरदार एक ताकतवर, सच्ची और सलीका शार खातून की तरह हो, तो फिर ही आहिस्ता आहिस्ता ये मामला सारे माशरे में असर फैलता है। और यकीनन इससे जो है तब्दीली जो है, हमें तो तब्दीली चाहिए मगर तब्दीली मुस्बत, मंफी तब्दीली नहीं। ये देखिए घर में जब औरत बैठी रहेगी वो कहेगी जी मेरे घर में कालीन क्यों नहीं है, मेरे घर में फॉरेन टाइल क्यों नहीं है, मेरे घर में ये जो शैंडलियर क्यों नहीं है। ये चीजें जो है इनसे दुनिया नहीं बनती, इससे ना जिंदगी बनती है। जिंदगी बनती है अपनी अकल से और अपनी जहन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, और ये हमने ख्याल रखना है कि औरत ही है जो घर को चलाती है। नासिर जावेद साहब, बड़ी ज़बरदस्त बात किया आपने कि औरत ही घर को चलाती है। नौरीन फातिमा साहिबा, जैसे जिक्र उन्होंने किया है नासिरा साहिबा ने कि औरत घर को चलाती है, अब इस पे ऑब्वियसली एक माँ का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। ये कहा जाता है हमारी सोसाइटी पे कि जो माँ ही जो है वो बचपन से डिफरेंस डालना शुरू हो जाती है बेटा और बेटी में, फिर बड़े होके जब आप आगे बढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आता है। तो ये अवेयरनेस क्या बाकी मीडिया फैला सकता है कि माओं की भी तरबियत की जाए, या फिर ये मुआशरा किस तरह से आप समझते हैं चेंज हो सकता है? देखें, दो तीन चीज़ें हैं कि जो सिखाने वाले जितने भी इदारे हैं उनमें सबसे पहली माँ की गोद है। अगर वो माँ खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है बीइंग अ वुमेन, तो वो अपनी बेटी को भी हमेशा सप्रेस करेगी और उसको हमेशा दबाएगी। मैंने खुद ऐसी खवातीन को देखा है कि जो अपने छोटे बेटों से अपनी बड़ी बेटियों को डांट पिलवाती हैं, मार पिलवाती हैं और उनको कहती हैं कि ये भाई है और ये अच्छा खाना इसके लिए, ये लेग पीस इसके लिए। आप खुद सिखा रहे हैं कि भाई तुम एक निचले दर्जे की शहरी हो और तुम्हारी सानवी हैसियत है। हालांकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी बेटियों के साथ हुस्न सलूक करो। अपनी बेटियों के साथ मैं तुम्हें इम्तियाजी सलूक का हुक्म देता तो मैं हुक्म देता कि बेटियों के साथ बेहतर सलूक करो। जबरदस्त। और इस बात पे हमें क्यों नहीं याद रहता ये बात, और फिर हम अपनी जिंदगी का वतीरा क्यों नहीं बनाते नौरीन फातिमा साहिबा, क्योंकि जस्टिस साहिबा हमारे साथ एक कॉन्फ्रेंस से मौजूद हैं और उन्हें हमसे रुखसत लेना है, तो उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। जस्टिस साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी जबरदस्त बातें की आपने और हमेशा अपना रोल इसी तरह से अदा करती रहिएगा, लोगों को इंस्पायर करती रहिएगा, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्दों को भी। जी नौरीन साहिबा माजरत, मैं बात कर रही थी कि उसमें फिर हमारे निसाब आ जाता है, तालीमी इदारे आ जाएंगे हमारे, फिर हमारी खानकाहें और मदारिस आ जाएंगे। आज अगर हम खवातीन के हकूक की बात कर रहे हैं तो माजरत के साथ किस मिंबर और मेहराब से, किस मस्जिद के जुमे के खुतबे में खवातीन के हकूक पे बात की जाती है? तो मर्दों के मुंह से हकूक की बात सुननी हमें क्यों अच्छी लगती है? इसलिए कि वही वाली बात के हकूक तफवीज तो इस्लाम ने कर दिए, मगर जब देने की बात आती है तो आप कहते हैं नहीं। और उसमें भी हम पिक एंड चूज करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं ये चीजें जो हैं वो इस्लाम कहता है तो ये करो, लेकिन जो आपके राइट्स हैं उसके ऊपर हम कुछ नहीं दे सकते। फिर हम जिस सोसाइटी के बिगाड़ की बात कर रहे हैं वो बिगड़ी ही माँ की गोद से थी,
वहीं से बननी थी। तो जब आप माँ की गोद को एजुकेट नहीं करेंगे और उसको ट्रेनिंग के साथ, नौरीन साहबा, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि ट्रेनिंग की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहीं पर राइट्स इस्लाम ने दिए, हमारी सोसाइटी ने दे दिए और कहीं पर सोसाइटी नहीं भी दे पाई। लेकिन जो डिफरेंस है, जो कि कहा जाता है कि बदतमीजी है ये बोलने से या फिर जो हक की बात करना है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी तो किसी ने सिखाना है ना, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हर काम को करने का दो तरीके होते हैं, एक बदसलीकी से किया जाए और एक खुश सलीकी से किया जाए। तो अच्छे तरीके से जो है वो बात अगर की जाए, अपने हक की बात की जाए, तो मैं समझती हूँ उसको बदतमीजी में जो मर्जी पर शुमार करता रहे वो उसको बिल्कुल बॉदर नहीं करना चाहिए। एक औरत अगर कह रही है कि फलां जगह मैंने शादी नहीं करनी, तो ये उसका हक है और आप हक की बात करें। शुरफा तो एक तरफ रह गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला की कनीज आई, हज़रत बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने कहा मेरे वालिद ने मेरा निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ एक शख्स से कर दिया है जिसको मैं ओन नहीं करना चाहती। आपने तनसीख निकाह फरमाया और आपने फरमाया बेटी तू जहां चाहे वहां निकाह कर। तो जब राइट दे दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक औरत इस हद तक लिबरल हो सकती है या उसको जो है वो हम कह दें या ये उसका बेसिक राइट है, तो फिर उसके बाद हमारी सोसाइटी उसको जैसे मर्जी देखे। मैं समझती हूँ इस माइंडसेट को तोड़ने की जरूरत है, हमें खुद हौसला करना पड़ेगा। मेरा बेटा अगर मेरी बहू की जो है वो उसको खाना दे रहा है तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए और ये एक बड़ापन होता है जो मुझे लगता है हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो वेल ट्रेंड होकर आ रही है। हमारी एज के जो लोग हैं ना वो थोड़े से कंपैरेटिवली अंडरस्टैंड भी करेंगे। बिल्कुल सही। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू और तमाम खवातीन जो देख रही हैं उनको भी, जो अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं अवेयरनेस में या इवन अपने लिए ही, अपनी फैमिली के लिए ही, उनको मेरा सलाम है जी। और हमें ब्रेक की तरफ चलना है। आपका सलाम ज्यादा मैटर करता है, आप दें, आप जरूर सलाम मुझे भी करेंगे, बिल्कुल ठीक है जी। और अभी हमें चलना है ब्रेक की तरफ अबूजर, लेकिन ब्रेक के बाद हम कोविड की सिचुएशन पर बात करेंगे। डॉक्टर महमूद शौकत साहब जी हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 23 मार्च के हवाले से आपको आगाह करेंगे, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR की जानिब से एक प्रोमो जारी कर दिया गया है और कायदे पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो दी गई कुर्बानियाँ हैं और पाकिस्तानी कौम के अज़्म और हौसले को बयान किया गया है। इस प्रोमो में दिखाया गया है कि मुत्तहिद होकर पाकिस्तानियों ने हर चैलेंज का मुकाबला किया है और वाज़ेह रहे कि DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड का ऐलान भी किया था। गाना तो अच्छा है ही, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए हैं और बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरा प्यारा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर क्या नहीं है, कोई शक नहीं है, खलियान, मैदान, पहाड़, तमाम वेदर से लेकर तमाम फील्ड्स में पाकिस्तान ने कहीं पर भी कमी नहीं दिखाई है। पाकिस्तान की जो कौम है बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी हुनरमंद है। एक कौम एक मंजिल को उजागर किया गया है इस प्रोमो में, खुसूसी 23 मार्च के हवाले से। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान बड़े भरपूर तरीके से 23 मार्च की जो परेड है उसका भी इनेकाद किया जाएगा और हर शख्स जो है इसमें बड़ा खुश होता है, दिखाई देता है। उसकी वजह यही है कि 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन की हैसियत रखता है। बिल्कुल एक अहम दिन की हैसियत रखता है और अगर 23 मार्च पर परेड हो जाती है तो क्या ही बात है, जरूर होगी इंशाल्लाह, लगेगी, बहाल होगी रौनक और हम सेलिब्रेट करेंगे करारदाद पाकिस्तान का वो दिन। और इसके साथ साथ हमें आपको मजीद अपडेट्स भी देनी है और मजीद खबरें भी देनी है, जैसे कि हमने बात की थी कि कोरोना के ऊपर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे आलमी वबा कोरोना की। कोरोना वायरस के सबब पाकिस्तान में मजीद कल 22 अमवात हुई और 1592 नए केसेस भी सामने आए और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,227 तक पहुंच चुकी है, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,92,100 हो चुकी है। कोविड की करंट सिचुएशन ये हमने आपको बताई, केसेस थोड़े से दोबारा पीक करना शुरू हो गए थे, कंट्रोल हुए थे, 3.1 की रेशो पर हम आए, लेकिन फिर 4+ की रेशो पर इस वक्त हम स्टैंड कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल क्या है कोविड की, और 10 मार्च से कोरोना वैक्सीन भी लगना शुरू हो जाएगी। 60 साल से जायद जो लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया है अपने आप को गवर्नमेंट के साथ, उनको और कमर्शियली भी अवेलेबल होगी। तो इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर महमूद शौकत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग इन। अभी हम करंट सिचुएशन का अगर जिक्र करें कोविड की, तो मुल्क भर में आप कैसे देख रहे हैं इसको, और कुछ लोग थर्ड वेव का भी जिक्र कर रहे थे। देखिए कुछ तो होती है, कुछ तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशंस होती है।
them apart कि आप कब किसी को थर्ड वेव कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद पे, मगर फरवरी में 24 फरवरी तक हम ठीक जा रहे थे, हमारा एक प्लेटू चल रहा था, और 24 फरवरी के बाद मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। हमारी डेथ्स भी सिग्निफिकेंटली हायर है, तकरीबन 30 और उससे ज्यादा ही चल रही हैं पिछले 15-20 दिन में। तो प्रैक्टिकली इसमें हम थर्ड वेव में ही हैं। सही। तो बेसिकली आपके मुताबिक जिस तरह से हमने देखा है केसेस ग्रेजुअली कम हुए, फिर दोबारा से उठ गए, तो फिर इसका मतलब भी हम फेज 3 में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, एक तरफ ये फेजेस की बात हो रही है, फिर ये भी कहा जाता है कि 2 से 3 साल मजीद कोरोना की यही सूरत रहेगी। इस तरह तो हम गिनते ही रहेंगे, फेजेस ऊपर और नीचे काउंट करते रहेंगे कितने हो गए। इसका हल क्या सिर्फ वैक्सीन ही है फिर आपके मुताबिक, क्या कहेंगे? इसकी देखिए, हमें कोई हल तजवीज़ ना करने की ज़रूरत है, ना कोई बहुत साइंसी तहकीक की ज़रूरत है। सारी दुनिया इस पर तहकीक कर रही है और जो चीज़ें बड़ी वाजे होके आ गई सामने वो है कि सबसे बेहतरीन पॉलिसी है कि आप इसको स्प्रेड होने से बचाएं। और सबसे बेहतर तरीका स्प्रेड होने से बचाने का ये है कि लोगों का बामी ताल्लुक जो है उसको एक कंट्रोल तरीके से किया जाए, कि ताकि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि आप मुल्क को महीनों के लिए बंद तो नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। लोगों ने खाना भी खाना है, जिंदा भी रहना है, और एक इंसान की एक फितरी रिक्वायरमेंट भी है कि उसने मिक्सअप भी होना है, जाना भी है, तफरीह भी होनी है, सब कुछ होना है। लेकिन बात यह है कि लॉकअप किया गया था, लॉकडाउन जो किए गए थे वो इसलिए किए गए थे कि लोगों को इसकी समझ आ जाए, उनको एक वक्त मिल जाए कि ये चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा है अगले चंद साल के लिए। जब भी आपकी कोई चीज ऐसी हो जिसमें आप समझते हैं कि मुझे 2 या 3 साल उससे मुकाबला करना है, तो आपको एक प्लान बनाना पड़ता है ना, और आपको उस पर अमल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उन चीजों पे अमल नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर अफसोस करने की या परेशानी की कोई गुंजाइश नहीं बचती कि हमें पता है कि कोरोना कैसे फैलता है, हमें पता है उससे कैसे बचा जा सकता है। उसकी बहुत, मैं तो ये कहता हूँ, इतनी पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन कोरोना पे की गई है, शायद इंसानी तारीख में ना की गई है। लेकिन इसके बावजूद मैं हर वीकेंड पे शहर का एक चक्कर अपने तौर पे लगाता हूँ देखने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। शादी हॉल में, मैरिज हॉल वालों ने सारा इंतजाम किया हुआ है, बाहर उन्होंने मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं, हर कोई मास्क उठाता भी है, लेकिन जब मैं अंदर जाके देखता हूँ तो कोई पहनता ही नहीं, कोई लगता ही नहीं कोई ऐसी चीज है कि जैसे ये बेमकसद से मास्क हैं और जो सिर्फ उठा के किसी ने हाथ में पकड़ लिया, किसी ने जेब में डाल लिया, किसी ने गले में डाल लिया। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी ढकी छुपी या बड़ी कोई इजाद, साइंसी इजाद की जरूरत नहीं है। हमें सब मालूम है कि ये बीमारी कैसे फैलती है, इसके क्या नुकसान हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। अब SOPs पे लोगों को अमल करना है अगर इस बीमारी से बचना है, वरना जिस तरह आपने कहा हम वेव्स गिनते रहेंगे और ये नंबर्स जो हैं वो जब आप एक मुआशरे की सतह पर बात करते हैं तो 2%, 30 डेथ्स 22 करोड़ में शायद वो एक आम आदमी के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं होती। जहाँ हम आदि हैं इस किस्म की खबरों के सुनने के धमाका हो गया और 10 जाने जाया चली गई, एक्सीडेंट में रोज 15-20 लोगों की जान जाया जाती है, लेकिन ये एक इंडिविजुअल घर के लिए बहुत ज्यादा, बिल्कुल, मैंने ऐसे देखे जहाँ 3-3, 4-4 लोग अपनी जिंदगी हार बैठे। तो ये हमें एहसास दिलाते रहना पड़ेगा, लोगों को बताते रहना पड़ेगा, और हुकूमत के लिए फिर आखिरकार दोबारा एक लॉकडाउन होगा जिसका हमने देखा था कि लोगों को बहुत जायज तौर पे उसकी तकलीफ भी थी और उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत था, लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि अल्टीमेटली ये फिर किसी हम लॉकडाउन की तरफ ही जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपको लग रहा है कि हम अल्टीमेटली लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन मैं इसी पर आपसे बात करूंगी। 15 मार्च से तो कहा जा रहा है लॉकडाउन नॉर्मल हो जाएगा, दोबारा से रूटीन लाइफ वापस आ जाएगी। आप मेरी बात को एक्सट्रापोलेट कर रही हैं, जो मैं कह रहा हूँ कि लॉजिकली कि और कोई तरीका काम नहीं कर रहा। मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ना वो पॉलिसी मेरे दायरा इख्तियार में है, ना मैं वो बनाता हूँ, फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, NCOC बनाती है, लेकिन लॉजिक की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर लोग SOPs पे अमल नहीं करेंगे और अस्पतालों में, जैसे अब आप देखें 125 मरीज कल पंजाब में अस्पतालों में कोरोना से दाखिल हुए, और ये मेजॉरिटी मरीज अब वो नहीं है जो मामूली बीमारी से हैं, सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, इनमें से बहुत सौ को वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है, और जो 20-25 डेथ्स हो जाती हैं रोजाना, तो अस्पतालों के ऊपर बर्डन जब बढ़ेगा तो उसको, जो आपने पहले भी सुना था ना बात के फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, वो यही होता है कि जब अस्पतालों पर एक सर्टेन प्रेशर आ जाता है और आप समझते हैं कि वो आपकी कैपेसिटी से बाहर हो रहा है,
तो फिर आपको कोई ऐसा अमल करना डॉक्टर साहब, अगर हम आप इस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं या फिर फ्लैट हो रहे हैं और या कम नहीं हो रहे हैं, सर मामला तो यहाँ पर कम करने के लिए ना तो SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है या फिर दूसरी जाने वैक्सीन। अब ये बताएगा अगर वैक्सीन की बात की जाए तो लोग तो वैक्सीन भी उस तरह से रजिस्टर नहीं करा रहे, वैक्सीन पड़ी हुई हैं लेकिन लोग रजिस्टर नहीं करवा रहे हैं और इस पर भी काफी तशवीश है लोगों को। हाँ जी, ये भी बहुत तशवीश की बात है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एटीट्यूड का बहुत बड़ा इशू है कि लोग कोरोना को सीरियसली नहीं ले रहे, ना वो SOPs पे अमल कर रहे हैं, ना अभी तक बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि ऐसी कोई चीज है ही नहीं। और बदकिस्मती से आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी इंफॉर्मेशन लोग फीड कर देते हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं होती और वो लोगों में एक कंफ्यूजन फैलाने का सबब बनती है। लोग वैक्सीनेशन भी नहीं करवा रहे और लोग कह रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर को हुकूमत नहीं अलाउ कर रही, लेकिन आप खुद सोचें हमारे मुआशी हालात में अगर 15-20 हज़ार रुपए में एक आदमी वैक्सीनेट होता है और एक घर में 5-6 लोग हैं तो कितनी फैमिलीज है पाकिस्तान में जो लाख रुपया देके वैक्सीन करवा सकेंगे अपने फैमिली। तो गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और इसके ऊपर काम भी करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, सिस्टम को भी, मीडिया को भी और तमाम लोगों को भी जो एजुकेटेड हैं और इस चीज को समझते हैं। डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू डॉक्टर साहब। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि वैक्सीन से ज्यादा ये जरूरी है कि आप जो नेचुरल वैक्सीन है SOPs प्रिवेंशन करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है आपको, लेकिन ये हो नहीं रहा, ये अफसोसनाक बात है। बिल्कुल, इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।